चलिए अब बकवास नहीं, ध्यान दीजिएगा इधर। पीछे का आपका जो होगा वो आपका 2 लेक्चर होगा और आज का ये आपका है, तो पीछे का देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। अभी आपका बेसिक है, इसके अंदर में क्या होगा कि इसके बाद हम आपका जो है वो आपका यूनिट चालू करेंगे, तो यहाँ देखिएगा। चलो ये देखो कि ये जो है से हमारा क्या है, रेनफोर्समेंट है, ठीक है। अभी रेनफोर्समेंट जो हम बताए थे पिछले बार कि रेनफोर्समेंट क्या बताए थे कि कहाँ चला गया यार, ये रेनफोर्समेंट ये होता है कि आपका जो, जैसे पिछले बार क्या देखे थे कि आपका ये कंक्रीट है, ध्यान से सुनिए। अब ये जो कंक्रीट होता है कहीं ना कहीं कंप्रेसिव में क्या होता है आपका स्ट्रांग होता है और टेंसाइल में क्या होता है वीक होता है। तो ये दोनों में मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से रेनफोर्समेंट देते हैं। और रेनफोर्समेंट में मैंने क्या सिलेक्ट किया था, स्टील सेलेक्ट किए थे। तो रेनफोर्समेंट में हम स्टील सेलेक्ट किए थे, तो इसका मतलब स्टील के बारे में हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा स्टील हम यूज करेंगे, कौन सा नहीं यूज करेंगे, ठीक है, और क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, हमें दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। कंक्रीट का बिहेवियर और किसका बिहेवियर, स्टील का भी बिहेवियर। जब तक दोनों का बिहेवियर नहीं जानेंगे तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेगा। देखिए तो जो आपका कोड है 456/2000, उसके हिसाब से जो आपका यूज किया जाता है स्टील, ये आप लोग पढ़े होंगे Fe 250, Fe 250 जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं इसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। कौन सा बोलते हैं इसको, हम माइल्ड स्टील बोलेंगे। तो ये जो आपका यूज किया जाता है, तो देखो अगर इसका प्रॉपर्टी ये है ना कि ये जो होता है वो डक्टाइल ज़्यादा होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, डक्टाइल ज़्यादा होता है। मतलब इसका जो डक्टिलिटी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये जो आपका स्टील है वो कहीं ना कहीं इलोंगेशन बहुत ज़्यादा देगा, इलोंगेट बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन देखो पिछले बार हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर आपका ये कंक्रीट है, क्या है ये कंक्रीट है, तो कंक्रीट में जैसे जैसे हम ग्रेड को बढ़ाते जाते हैं, क्या करते हैं, ग्रेड को हम इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे M10, M20, M25, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ब्रिटल होते जाता है। मतलब डक्टिलिटी इसका क्या करता है, लॉस करता है, डक्टिलिटी लॉस करता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा इधर, डक्टिलिटी तो आपका लॉस करेगा, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है इसका, बढ़ता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या बढ़ता है, मतलब कंक्रीट का क्या होता है, बढ़ता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो यहां पर भी हम ग्रेड को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी वजह से बढ़ते हैं, हमारा ग्रेड। तो ग्रेड में हम करते क्या है, तो देखो रेशियो पहले रहता है, क्या रहता है कि 1:1:2 है, ठीक है। इसके पहले अगर देखेंगे तो 1:1:3 होगा। तो इसमें जो सीमेंट की मात्रा है, आप देखिए यहां पास ये दोनों में ई जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शनल में सीमेंट कम है। यहां पर देखो कम 2:1:3 और ये आपका 4.5, यही है ना। कौन सा सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर या फिर 6 में, कब चेंज हो गया, आप आते ही नहीं है तो नीचे है 5th में। अरे कोई बात नहीं, वो तो उतना चलना चाहिए। चलिए तो देखिए इधर, चलो तो ये देखोगे ना तो 1:1:5 हमारा 3, तो इसमें देखो थोड़ा सा हम चल देते हैं आगे की ओर, तब चलते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर आप ग्रेड, अगर हम कंक्रीट की देखें तो कंक्रीट का ग्रेड में क्या होता है कि देखिए अगर हम मान लेते हैं कि M20 लिए, M25 लिए, तो इसका रेशियो होता है 1:1:3, अरे यही होता है ना। और इसका 1:1:2, यही होगा, 2, 3, 4, 25, सही है। तो ये अगर तुम देखोगे 1:1:5 आपका, अगर हम 3 देखेंगे तो इसमें आप देखिए कि इसमें हम ई कंटेंट को ज्यादा ले रहे हैं, ई कंटेंट को ज्यादा ले रहे हैं। और सीमेंट क्या है आपका, यहां पर भी सीमेंट आपका सेम है और ई कंटेंट यहां पर क्या है, कम है। तो ई कंटेंट अगर आपका कम है तो देखोगे तो जो आपका जो मटेरियल, जैसे ये आपका कंक्रीट है और बीच में जो सीमेंट है, तो सीमेंट की मात्रा क्या हो जाता है, कम जाता है। अरे कमेगा ही ना,
बहुत ज़्यादा में लोगे एगो कम लोगे तो सीमेंट का क्वांटिटी कहीं कमेगा। और जो सीमेंट का क्वांटिटी कमते हैं उस रिस्पेक्ट में क्या होता है कि इसमें जो होता है वो आपका मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं, जैसे में कि जो पास पास में बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हो तो ज़्यादा चिपक जाते हो, जब चिपक जाते हैं ज़्यादा तो वो आपका ब्रिटलनेस शो करने लगता है। लेकिन यहाँ पास क्या होता है कि ज़्यादा नहीं चिपक करके क्या होता है कम, मतलब कि इसमें अगर देखोगे तो कम रहेगा और इसमें क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा, तो ये ज़्यादा जकड़ लेता है। और जब ज़्यादा जकड़ लेता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या करने लगता है, ज़्यादा होने लगता है और डक्टिलिटी क्या कर देता है हमारा लॉस कर जाता है। तो यहां पर तुम देख रहे हो तो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, तो सीमेंट के कंटेंट वगैरह की प्रोपोर्शनल में। अरे वही होता है ना कितनी मात्रा में आप ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं कि कम ले रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर अगर हम देखें तो देखिएगा, हाँ देखो यहां पर जब तुम देखोगे तो Fe 250 है और Fe 415 है, इसमें अलग अलग से होते हैं कार्बन का कंटेंट। कार्बन का कंटेंट आप लोग पढ़े होंगे, या फिर हम बहुत अच्छे तरीके से स्टील जब चालू करेंगे ना तो वहां पर पूरा हमें पढ़ाएंगे, ठीक है। स्टील का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, कौन सा TMT कौन सा क्या है। अभी तो थोड़ा सा हम RCC में चल रहे हैं तो बस इतना जो यूज है वही हम करते हैं। तो Fe 250 है, तो 250 में देखोगे तो इसका स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm² आएगा। कितना आएगा, 250 न्यूटन पर mm² आएगा। ये कहीं ना कहीं हमारा Fy बताता है, क्या बताता है, Fy बताता है, ठीक है। मतलब कि बताते हैं अभी कि Fy किसको बोलते हैं इसे। अब यहां से ये 415 है तो इसका स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं 415 न्यूटन पर एम, तो इससे ज्यादा है कि इससे कम है, ज्यादा है। लेकिन यहां पर कार्बन का कंटेंट देखोगे ना तो इसमें कार्बन का कंटेंट तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब कार्बन का कंटेंट जब ज्यादा देखने को मिलता है तो स्ट्रेंथ बढ़ गया, लेकिन इसका डक्टिलिटी कम जाता है। क्या होता है, इसका डक्टिलिटी कम जाता है, बहुत कम नहीं जाता लेकिन इससे तो कम ही रहता है। बताएंगे अभी कितना। तो Fe 415 एक आता है Fe 500, तो बढ़ा गया। तो ये जो बार बोलते हैं इसको हाई यील्ड बोलते हैं। आपका कौन सा बार रहेगा, हाई यील्ड आपका बार रहेंगे यहाँ पर। तो ये जो हाई यील्ड आपका है तो ये जो बार होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका अच्छा स्ट्रेंथ देंगे। और ये बार में एक और खासियत क्या होता है कि देखो इसमें अगर तुम देखोगे ये बार में तो देखो तो कुछ आपका जो माइल्ड स्टील होता है तो माइल्ड स्टील के ऊपर में कुछ बना हुआ नहीं रहता, एकदम चिकना। जैसे में कि पहले लोग स्टीरअप बनाते थे ना, अरे जैसे में कि इस प्रकार से देखते होगे कि ऐसे जो देने वाला ऐसे हुक टाइप के बनल रहता था वो चिकना रहता था पहले। सरफेस दम आपका स्मूथ रहेगा, एकदम प्लेन सरफेस रहते थे, ठीक है। लेकिन अब के तुम देखोगे तो अब के बहुत से ऐसे मतलब कि बार आ गए जिसके ऊपर में इस प्रकार से ऐसे आपका बना हुआ रहेगा, जिसको रिप्स बोलते हैं। तुम देखना कोई भी बार रहेंगे ना तो उसमें देखना कि ऐसे ऐसे डिजाइनिंग टाइप के ऐसे बना हुआ रहता है, वो बॉन्ड के लिए बना हुआ रहता है। तो पहले स्टीरअप में भी क्या करते थे, ऐसे प्लेन वाला दे देते थे, ध्यान से सुनो, ऐसे प्लेन वाला देते तो वो माइल्ड स्टील देते थे। और अब जो होते हैं वो आपका इसमें भी आपका HYSD देने लगे हैं। क्यों, इसका क्या होता है ना कि एक तो हमारे पास मजबूती ठीक ठाक होता है, बॉन्ड का भी अच्छा खासा होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज, हमें सिर्फ स्टील का यूज करना ये जरूरी नहीं होता, हमें बॉन्ड बनाना रहता है। जैसे कंक्रीट है, एक कंक्रीट है और कंक्रीट में अगर कोई प्लेन बार तुम दोगे, प्लेन बार, तो ये आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम इसमें एक मतलब कि आपका ऐसे रीब टाइप के बना करके मतलब कि एक घाट बना करके दोगे तो ऐसे में क्या होते हैं कि जब इसको घाट बना करके दोगे तो ये ज्यादा मजबूत रहेगा, बॉन्ड यहाँ पास तो ऐसे निकला हुआ रहेगा पोर्शन। तुम देखना जितने भी स्टील आते हैं ना उसमें देखना ऐसे पोर्शन निकला हुआ रहेगा, ये कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूती रहेगा, बॉन्ड में ज्यादा मजबूत रहते हैं, ठीक है। और आपका इसका मतलब कि हम और इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा होता है। अब ये चीज होता है तो ये दोनों चीज जो होता है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा रहता है, बॉन्ड भी अच्छा मेंटेन हो जाते हैं और क्या इसमें मजबूती भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है कि देखो इलोंगेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमको बहुत ज्यादा अब बताओ कि तुम बीम बना रहे हो, बीम दम ऐसे बन रहा तो मतलब कि तुमको सेफ रहेगा, अरे नहीं मतलब कि सेफ तो है, मान लेते हैं कि ऐसे सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है, लेकिन तुम उसको यूज कैसे करोगे,
ठीक है। तो यहाँ पास देखो हमें जो यूज करना रहता है वो इसको छोड़ करके, इसको आप लोग जो है वो यूज नहीं करते हैं आपका इसमें आरसीसी के अंदर में, इसका और इसका यूज करते हैं। तो ये आपका पहले था। अब इसमें क्या किया है कि एक और हमारे पास एक और आपका जो आया है वो अलग से आया है। देखो अब अलग से क्या आया है, तो 500 का तो हो ही गया, अब आया FE 500D करके आया है। ठीक है। अब 500D का मतलब क्या होता है कि ये 500 तो स्ट्रेंथ है ये है, लेकिन इसके कंपेयर में इसमें डक्टिलिटी ज्यादा होता है थोड़ा सा। ठीक है। इसमें क्या होता है, डक्टिलिटी ज्यादा। डक्टिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि जब कोई स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना, जब हम पढ़ाएंगे ना सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के अंदर में अंडर रेनफोर्स्ड बीम, ओवर रेनफोर्स्ड बीम, तो ये पोर्शन वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। क्योंकि देखो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल डक्टाइल होता है तो हमें वार्निंग देता है। जैसे कोई मटेरियल है और मान लेते हैं कि ऐसे झुक गया है, ठीक है, तो तुमको ऐसा लगेगा ना कि अब ये स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या कर जाएंगे, ये गिर जाएंगे। तो जब स्ट्रक्चर हमारा गिर जाएगा तो हम पहले क्या मतलब क्या हो जाएंगे, पहले जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, हम सेफ होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अचानक मान लो कि कोई बिहेवियर शो नहीं किया आरसीसी स्ट्रक्चर, कोई भी मान ले कि हम ऐसे बनाए और बिल्कुल भी ऐसे बेंड नहीं किया, एक बार गिर गया, तो क्या होगा। जैसे तुम कंक्रीट का बनाएगा तो तुमको क्या डक्टाइल शो करेगा कि भाई हम जो है वो पहले झुक रहे तब हमने, एक बार वो सडन फेल्यूर होगा। तो अगर कोई स्ट्रक्चर अगर आपका सडन फेल्यूर होता है, उस कंडीशन में जो होता है वो बहुत हमें दिक्कत देखने को मिलता है। और डक्टाइल का मतलब ये होता है कि ये मटेरियल जो है वो जल्दी टूटेगा भी नहीं। थोड़ा सा अगर मतलब कि थोड़ा सा अगर कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा भी लग जाता है तो थोड़ा सा आगे आगे जा करके और ये जो होता है वो आपका पतला भले हो जाएगा, ठीक है, पतला भले हो जाएगा, बट ये जल्दी टूटेगा नहीं। तो थोड़ा सा डक्टाइल भी होना चाहिए। तो ये चीज था। फिर आपका इसे थोड़ा सा और मजबूती चाहिए, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो उसके लिए मजबूती चाहिए, तो FE 550 और FE हमें 600 ऐसे ऐसे। लेकिन जब घरों में बनाते हैं तो ज़्यादा नहीं है, 415 वाले लगा देते हैं, स्टीरअप में 250 लगा देते, थोड़ा महंगा आता है ना। अब तुमको घर में बोलेंगे कि दम FE 600 वाला लेकर के आओ, दम लिखा हुआ रहेगा TMT 600 का मतलब कि सीरी बीर क्या रहता है ना, तो इसका तुम देखना जा करके। तो इतना महंगा स्ट्रक्चर, तो यही सबसे महंगा हो जाते हैं आरसीसी। सीमेंट वगैरह तो कुछ ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ये स्टील अभी देखोगे तो 10,000 रुपये के लगभग में कुंटल हो गए। हाँ 10,000 रुपये हो गए हैं, तो महंगा तो थोड़ा हो गया। अब तुम इसमें भी ग्रेड वगैरह अच्छे मतलब कि अच्छा खासा लेगे तो थोड़ा सा अलग और पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी ही अलग होते हैं ना। तो ये सब होंगे। अब ये सब को प्रॉपर्टी बताएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग चल जाएगा, एक ऐसे वीडियो लॉन्ग जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि थोड़ा सा हम बिहेवियर इसका देख लेते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम का, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम का अगर हम बिहेवियर देखें तो ध्यान से सुनिएगा, इसी बिहेवियर के हेल्प से HYSD का कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, हम उसको बताएंगे। देखो जो हम FY जो लेते हैं ना, क्या लेते हैं, जो FY लेते हैं वो लोअर यील्ड पॉइंट का हम लेते हैं। अब यहाँ पास से बात क्या रहता है कि देखो यील्ड पॉइंट किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब आप इसको टेस्ट करोगे, कौन सा, माइल्ड स्टील को, जिसका डक्टिलिटी अच्छा खासा होता है, 0.25 के लगभग में होता है, बताएंगे भी। स्ट्रेन आपका 0.25 होता है। तो इसमें आपका क्या देखने को मिलेगा, देखो लीनियर का मतलब समझ रहे हो कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब मशीन पे टेस्ट करोगे ना, तो जैसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट हटते हैं फिर यहाँ से ग्राफ आपका क्या करता है, थोड़ा सा चेंज करता है, एकदम हल्का सा चेंज करता है। तो जब तुम वहां पर जब टेस्ट करोगे ना, तो ये मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, और फिर उसके बाद फिर कौन सा लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक कहते किसको है, मटेरियल को। इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक तक में क्या होता है कि अगर हम मटेरियल को यहां तक फोर्स लगाएं और जब उसमें डिफॉर्मेशन आया और उसके बाद जब हम फोर्स हटा दिए तो फिर से अपना शेप में आ गया, यही ना होता है इलास्टिक लिमिट। लेकिन इलास्टिक के बाद जैसा ही पार करोगे तो जो डिफॉर्मेशन होंगे वो कहीं ना कहीं आप रिकवर नहीं करोगे। तो जो आप रिकवर नहीं करोगे तो वो
कौन सा प्रॉपर्टी हो जाता है? प्लास्टिक प्रॉपर्टी हो जाता है। इलास्टिक में ही ना होता है कि जैसे फोर्स लगाएं फिर हटाएंगे तो वो फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक तो आपका और ए प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस का, ठीक है। और लेकिन इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि यहाँ तक मटेरियल को जब तुम लोड लगाओगे तो वो रिकवर कर लेता है अपना, आगे फिर लोड लगाया जाए। जब इसको टेस्ट करते तो आगे भी तो लगाते, जब आगे लगाते तो थोड़ा थोड़ा ये बढ़ेगा, क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा। जैसे तुम स्ट्रेस, अरे कोई मटेरियल जो होता है ना वो जल्दी नहीं, जैसे मैं कि कुछ हद तक पार किया फिर बोला अब हम नहीं, और इसमें लोड लगाएंगे, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे अलग अलग उसका स्ट्रेंथ शो करता है। तो देखो जैसे ही इसको पार करेंगे इसके बाद इलास्टिक लिमिट, तो उसके बाद फिर हम लोड बढ़ाएंगे, तो देखो लोड बढ़ाओगे तो फिर आपका स्ट्रेन आएगा, अरे आएगा। और उसके बाद जब अपर लिमिट पे पहुंचोगे तो इसमें एक दिक्कत आ जाता है कि लोड तो इतना ही रहता है, लेकिन वही लोड पे क्या होता है कि धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आते रह रहा है। अरे जब तक जैसे मान लेते हैं कि हम इसको 5 किलो न्यूटन का लोड लगाएं और ये मूव होते रहा, तो हमको मतलब कि लोड क्यों बढ़ाएं? अरे अभी भी तो ये मूव कर रहा है ना, तो 5 पे ये मूव कर रहा, तो हम क्यों आगे लोड बढ़ाएं? तो आगे हम लोड नहीं बढ़ाते। तो देखते हैं बिहेवियर, तो अपर यील्ड पॉइंट जैसा ही आता है तो उसके बाद मटेरियल इलोंगेट होना क्या होता है? चालू हो जाता है। जब ये लोअर यील्ड पॉइंट आता है तो फिर यहाँ रुक जाता है। ग्राफ जब वहां पर मशीन चेक करोगे ना तो वहां फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पर देखो आपका स्ट्रेंथ को क्या मतलब कि यहाँ पर तो नहीं, हाँ यहाँ पर अपर यील्ड पॉइंट होगा, फिर उसके बाद कमते जाता है, फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये तो आपका कमते नहीं, ये तो आपका बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर ये जो होगा वो लोड आपका ज़्यादा नहीं रेजिस्ट करेगा। देखो यहाँ पास एक पॉइंट है आपका, देखो यहाँ से यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो कुछ और आएगा और धीरे धीरे ही कमते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोड रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, अब जो है वो लोड रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, मतलब इससे ज़्यादा हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो यहाँ से जैसे धीरे धीरे कम जा रहा है, कमते जा रहा है, कमते जा रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फिर नहीं कमेगा। अब फिर हम क्या करते हैं कि फिर फर्दर हम फिर ए पॉइंट पे आगे फिर हम लोड आगे क्या करते हैं ऐसे ऐसे, फिर मतलब कि वही लोड पे रहता है, फिर एकदम एक स्ट्रेट आपका डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। उतना ही फोर्स पे, जितना फोर्स लगाए ना उतना ही फोर्स पे फिर आपका स्ट्रेस ऐसे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ तक आगे जब यहाँ पर आओगे ना तो आपका फिर वो ग्राफ रुक जाता है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर ये मटेरियल पे फिर हम जब लोड लगाते हैं तो फिर ये आगे बढ़ता, फिर लास्ट में जा करके ये टूट जाता है। तो मतलब देखो इसमें आपको ज़्यादा नहीं समझना है, ये मॉस में भी पढ़े होंगे और इसका हमें ज़्यादा यूज भी नहीं है। स्टील में हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, तो अभी यहाँ रिपीट करने से ज़्यादा फायदा नहीं। इसमें हमें ये समझाना था कि इस पॉइंट के अंदर में हमें अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट बहुत अच्छे से दिख रहा कि बढ़ाएंगे फिर आपका फिर यहाँ से कम होते जाता है, फिर होते जाता है, फिर या मतलब कि कम बेसी हो रहे हैं, क्या होते हैं यहाँ पर कम बेसी कुछ होता है। लेकिन जब हम और यहाँ पर देखो जो यील्ड पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? FY बोलते हैं। जो अपर मतलब कि लोअर जो यील्ड पॉइंट होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? FY। और यही हमारा 250 के रिप्रेजेंट करता है कि 250 का आएगा इतना पे, तो हम क्या करते हैं कि अपना मशीन को बंद करते हैं और 250 कैलकुलेट कर लेते हैं ई बिहेवियर पे, ई पॉइंट पे, लोअर यील्ड पॉइंट पे। लेकिन अगर हम इसी को अगर HYSD में देखें, किस में देखें हम? HYSD में देखें तो देखो यहाँ पास क्या होता है ना कि अगर कोई HYSD बार को जब तुम टेस्ट करोगे तो उसमें आपका यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ तो आता है, लेकिन ना तो हमें अपर लिमिट पता चल पाता है, अपर यील्ड पॉइंट पता चलता है, ना लोअर यील्ड पॉइंट पता है चलता है, ना स्ट्रेन हार्डनिंग पता है चलता, कुछ पता नहीं चलता। बस ऐसे ग्राफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एकदम इससे जा रहा है और एक बार जा करके टूट जाता है। देखो यहाँ पास ध्यान से सुनो, इसमें जब ये लोअर यील्ड पॉइंट था तो इसको हम FY बोलते हैं। अगर एक कोई मटेरियल को टेस्ट किए और ये पॉइंट हमको मिला ही नहीं तो हम FY किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? नहीं बोल पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जब तुम ग्राफ देखोगे यहाँ पे, तो जो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है वो डायरेक्टली ऐसे जाते रहता है, फिर जाके टूट जाता है। तुमको कहीं पर
कम बेसी ज़्यादा देखने को मिल रहा है? बताओ कि अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, कुछ ऐसा कुछ यील्ड प्लेटिव कुछ नहीं मिलता। ऐसे में क्या होता है कि एक अपने मन से जो आपका 0.2% होता है, ध्यान से सुनो, 0.2% मतलब कि इतना स्ट्रेन पे जा करके और इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कीजिए और जिस पॉइंट को कट करेगा उस पॉइंट से आप करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस देख लीजिए, वही हमारा Fy रहेंगे, मतलब कि आपका स्ट्रेस रहेगा, आपका यील्ड स्ट्रेस रहते हैं। ठीक है, इसी को हम मानते हैं। और ये जो हम ऐसे बना रहे हैं पैरेलल, इसी को बोलते हैं ऑफसेट मेथड, और इसके हेल्प से हमें जो है वो ये मिलता है। तो वहां बताने का मतलब ये हमें हुआ कि अगर HYSD बार का अगर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट खोजना चाहोगे तो तुमको नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में ए स्टेज पे हमें क्या करना रहता है कि इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करना रहता है, और जहां पर कट करता है बस उसी को हम क्या मान लेते हैं कि इसका स्ट्रेंथ जो है वो आपका कितना है, तो Fy मान लेते हैं कि 415 का हम लिए थे, तो उसको जब चेक करोगे तो यहाँ पर 415 आएंगे और 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। एग्जैक्ट नहीं आते बट वही जो 95-5% कर करके लेते हैं वैसे ही करके लेते हैं टेस्ट करके हम। ठीक है, तो ये चीज आता है। तो हमें सिर्फ यही समझाना था इसके अंदर में कि ये जो पॉइंट होता है जब तुम HYSD देखोगे तो उसमें जो हम ये ऑफसेट मेथड से बनता है, और यहाँ पर जो स्ट्रेन होते हैं वो आपका कौन सा 0.2%, और इसी को हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, बस यही समझाना था। अब यहाँ से सबसे बड़ा जो यूज आता है वो ये आता है, कौन सा पॉइंट यूज आता है? ए, कि आपका यहां से यहां पूरा स्ट्रेन कितना होगा, बताइए कितना होगा, लिखा हुआ तो है। तो देखो हम बताते हैं, ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा क्या है? Fy। अरे मतलब स्ट्रेस ही ना हुआ तुम्हारा, इसके करस्पॉन्डिंग में स्ट्रेस ही होते हैं, और फिर स्ट्रेन हमारा ए होता है, इसके करस्पॉन्डिंग में यही देखोगे ये स्ट्रेन हमारा है यहाँ पर। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट इसमें हम लगाओगे तो देखो ये जो है वो एक मतलब कि ट्रायंगुलर पार्ट देख रहे होंगे, तो देखो ऐसे ये ट्रायंगुलर पार्ट होते हैं, जैसे पीछे वाला में, हाँ ये देखो ये है ट्रायंगुलर पार्ट आपका, ये स्ट्रेस है, ये हमारा स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस को हटाएंगे तो ई आएगा, और इनटू में क्या आएंगे? स्ट्रेन, और जब स्ट्रेन को मतलब कि निकालोगे तो सिग्मा अपॉन में ई आएंगे। तो ई जो पोर्शन हमें निकल करके आता है ई वाला मतलब कि इलास्टिक लिमिट के टर्म में, मतलब कि इलास्टिसिटी के टर्म में क्या आता है? सिग्मा अपॉन में ई आता है। तो ई जो आपका है तो सिग्मा यानी कि Fy, सिग्मा जो यहाँ पर लिए हैं मतलब Fy, तो Fy अपॉन में ई जो आता है वो ई स्ट्रेन आ जाता है, और एक पहले से जो लेते हैं 0.002, तो जो टोटल मिला करके हमें आता है वो आता है 0.002 प्लस में Fy अपॉन में ई। तो ये जो स्ट्रेन पूरा जो देख रहे हो इससे कम नहीं होना चाहिए। ये जो इतना स्ट्रेन देख रहे हो ना, तो कोई भी मटेरियल का इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसके हेल्प से, ध्यान से सुना, इसके हेल्प से, इस पॉइंट के हेल्प से हम आगे बहुत सा क्वेश्चन जो होते हैं वो उसको हम डिराइव्ड करते हैं। तो कल एक जो बताए थे कंक्रीट वाला, कंक्रीट का जो बताए थे, और एक ए वाला पॉइंट बताए थे, ये पॉइंट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज आएगा, तो इसलिए हमें ये दो पॉइंट को बताना पड़ा। कंक्रीट में कौन सा? जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए थे, और जो आपका ये जो होना चाहिए कि इसका कम से कम आपका जो स्ट्रेन होना चाहिए वो 0.002 प्लस Fy अपॉन में इससे कम नहीं होना चाहिए। बाकी बात फिर हम कल से डिजाइनिंग मेथड चालू करेंगे, और इसके अंदर में देख लो, हम फिर से रिपीट कर देते हैं, और तुम लोग तो वीडियो देख लेना दोबारा। ठीक है, तो इस चीज़ का है, इसका हम फिर से पूरा रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसका ज़्यादा परेशान नहीं होना कि सर कुछ कंटेंट, बहुत से कंटेंट है इसमें, जैसे में TMT बार में अलग से आता है, अंदर में HYSD देखोगे ना, तो इसमें क्या होता है कि क्वेंचिंग प्रोसेस से क्या होता है कि इसमें जो है वो बाहर में पूरा हार्ड रहता है, ठीक है, और अंदर में सॉफ्ट बनाया जाता है। कैसे सॉफ्ट होते हैं? तो इसका हम आपको कुछ बता दें कि देखो
ई अगर आपका बार है HYSD बार, तो इसका क्रॉस सेक्शनल तो ऐसा ही होगा ना, ठीक है। अंदर में खोल रहते, तो क्या किया जाता है कि कोई चीज को एकदम गर्म रहेगा, अरे जब बनेगा तो तुम पूरा गर्म रहेगा, और जब ये गर्म रहता है तो इसको एक पानी से पास किया जाता है। क्या किया जाता है? पानी से पास किया जाता है। तो ठंडा पानी से पास करोगे तो एक वैग जब तुम ठंडा पानी में लेके जाओगे तो बाहर वाला सरफेस तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, अरे बाहर वाला तो एकदम एक वैग ठंडा होंगे, तो बाहर वाला एक वैग ठंडा होता है तो बाहर वाला एकदम एक वैग हार्ड हो जाता है, लेकिन अंदर वाला क्या होता है बेचारा सॉफ्टे रह जाता है, क्योंकि बाहर वाला ही ना इफेक्ट करेगा, तो अंदर वाला क्या हो जाता है? सॉफ्ट रह जाता है, और बाहर वाला जो रहता है वो हार्ड रहता है। तो बाहर वाला जो होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और जो सॉफ्ट रहता है वो क्या प्रोवाइड करता है? डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें भी अलग अलग प्रॉपर्टी, एक और लेयर बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि कोरोजन का बढ़ा दिया जाता है, कि कोई और मटेरियल को इसमें जो है वो ऊपर से प्रोवाइड कर देंगे, तो मतलब कि जल्दी ये जंग नहीं लगेगा। तो अलग अलग देखो, अब जो होता है मार्केट में वो एडवांस आ गया, बहुत चीज़ें हैं इसमें, एंटी कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी लगा देगा, तो वो मटेरियल तो जैसा तुमको मन है आजकल के, तो अलग अलग तरीके से कोई मतलब कि कोई छड़ को रख दोगे एक आध महीना तक भी बाहर में तो जंग नहीं लगेगा, कोई को रख दोगे तो पूरे जंग लग जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं जिसका हम यूज करते हैं RCC के अंदर में, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तो ये सब होते हैं, यहाँ से आपको प्रूफ स्ट्रेन ध्यान में रखना है, फिर टोटल स्ट्रेन कितने होने चाहिए वो आपको याद रखना, 0.002 प्लस में FY अपॉन में E। इसी में हम जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं तो 0.87 FY जब E मतलब कि E लेते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बताएंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, और ये सारे कंटेंट हम देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी बात फिर ये है आपका